तो कंटिन्यू करते लेक्चर को हम लोग। जो फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, डायरेक्शन निकालना सीखा था। बायोट-सावर्ट लॉ का कुछ हमने डेफिनेशंस लॉ हमने देखा था, उसका रिजल्ट हमने देखा था बस। तो हम लोग डायरेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं और बायोट-सावर्ट के रिजल्ट से ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। दोबारा तो डायरेक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम निकालना सिखाया था कि आपको हमेशा क्या करना है कि इट्स लाइक आपको इस फिंगर को ए वेक्टर अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। और डिस्टेंस आपका पाम की तरफ ओपन होगा, फिर क्लोज करना, जिधर आपका डायरेक्शन मिलेगा थंब का, वो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का मिलेगा। एक और तरीका है, उस तरीका को भी देख लो, बहुत सिंपल तरीका है आपका। लाइक सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका करंट हो गया, ठीक है। बहुत ही समझना, बहुत सिंपल सा पार्ट है। ये करंट हो गया डायरेक्शन, और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आपको निकालना है। देखो कैसे करना है, सिंपल सी बात है। थंब के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन, थंब को ओपन करो, ओपन कर लिए, ठीक है। अब इस फिंगर को, इसको ओपन करो डायरेक्शन आर की तरफ, जो जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है। मान लो आपको आर डिस्टेंस पे निकालना था, ठीक है। तो पहले थंब को ओपन करो, किसकी तरफ, करंट की तरफ। थंब को ओपन कर लिया करंट की तरफ। नाउ अब इसको ओपन किए, डायरेक्शन आर की तरफ ओपन किए, तो जो आपका पाम का डायरेक्शन मिलेगा, इसका डायरेक्शन मिलेगा, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देख लो, ओपन किए, कहाँ गया, अंदर की तरफ। इसका मतलब आपका डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ, बी का डायरेक्शन। सिंपल है निकालना। तो ये और बहुत सिंपल आपको निकालना। मान लो सपोज करो करंट आपका ऐसे है, करंट अंदर की तरफ है, ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे बी का निकालना है कि बी का डायरेक्शन कैसा होगा। फिर से देखो, थंब कहाँ रखना है इस बार, अंदर की तरफ, ठीक है। आर ओपन ऐसे किए तो पाम आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है। तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। या फिर देखो, अगर मान लो आपका ये करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट पे बोल रहे, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। फिर से वही चीज़, थंब को ओपन करो, किसकी तरफ, करंट की तरफ। तो थंब को ओपन किए करंट की तरफ, कैसा करंट आएगा, बाहर की तरफ ऐसे करंट आएगा आपका, मतलब इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो थंब आपका ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको आर ये ओपन करना है आर की तरफ ऐसे, तो ये उल्टा हो गया मेरे ख्याल से। तो आपको सही करना है। देखो ये ऐसे किया, ये आपका थंब करंट के डायरेक्शन में ओपन कर दिए, तो पाम कहाँ जा रहा है मेरा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब पाम कहाँ गया मेरा, ऊपर की तरफ, ये बी का डायरेक्शन मिल गया। या फिर अगर मान लो ऐसे निकालना, ये रहा, सेम चीज़ है। मतलब ये जो पार्ट था थोड़ा ऊपर घुमा दिए, तो जैसे ऊपर घुमाएंगे ये भी आपका ऐसे नीचे आएगा। देखो करंट कहाँ है, अंदर की तरफ, तो ये कहाँ ओपन की, देखो कैसे ओपन की, उस तरफ। तो कहाँ जा रहा है पाम आपका, इस तरफ जा रहा है, मतलब आपका ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना और सिंपल कर दिया। आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को ओपन करो, फिर इस फिंगर को ओपन करो आर की तरफ, जिधर पाम का डायरेक्शन जाएगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सिंपल मेरे ख्याल से आपके लिए। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, बायोट-सावर्ट लॉ का मतलब, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट लॉ करने के बाद हम लोग आज डिराइव करेंगे स्ट्रेट वायर के लिए, कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखते हैं फिर। तो सबसे पहला पार्ट, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, ये दो साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऊपर लॉ बनाया गया। नो, कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट मान लो फ्लो कर रहा है, किसी पॉइंट पे मान लो आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है इसका कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा डीएल लेंथ लिए, मान लो यहाँ पे छोटे से डीएल लेंथ के लिए यहाँ पे निकालेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो पूरा करंट आपका आई था, पूरा लेंथ मान लो वायर का एल था, तो पूरे लेंथ में छोटा लेंथ अगर डीएल ले रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए डी बी बोल रहे हैं। अगर मान लो पूरा एल लेंथ के लिए निकालते तो एल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी होता, तो बड़े लेंथ के लिए बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, तो छोटे लेंथ के लिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड। लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए ना। तो कितना होता है आपका, ये होता म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। ये वैल्यू सब बच्चे को याद होना चाहिए एनी टाइम। कभी भी किसी टाइम पे अगर मान लो किसी बच्चे से पूछा जाए तो कभी भी आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का बायोट-सावर्ट लॉ के लिए आंसर रिजल्ट इतना आता है। नाउ सो व्हाट इज डीएल क्रॉस आर। अब देखो इसका भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, डीएल क्रॉस आर। देखो डीएल मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो थंब कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ। आपको मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए आपको यहाँ पे, तो थंब को रखें करंट का डायरेक्शन में ऊपर कर दिए। नाउ आर को ओपन करना है, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इधर ओपन की। तो मेरा पाम कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। कहाँ जा रहा है मेरा पाम, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लॉजिक क्लियर है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल है। नाउ अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन आता है म्यू नॉट के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि म्यू नॉट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैंने समझाया भी था आपको। तो म्यू नॉट कितना होता है, टेस्ला मीटर
पर एम्पियर। चाहे तो देख लो यहाँ पे ये मीटर 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 क्यूब, मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा, आई एम्पियर नीचे आएगा, ये तो 4 पाई कांस्टेंट है, ये टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये आपका एक यूनिट वैल्यू आ गया मी नॉट के लिए। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम इसको यूज़ की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे स्ट्रेट वायर के लिए। तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले डेरिवेशन देखेंगे, समझेंगे उसको, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज सेम क्वेश्चन टाइप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में करवा चुके हैं, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे भी रहेंगे, बट करने का तरीका भी सेम रहेगा, बट यहाँ रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बस। तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसकी एप्लीकेशन को हम यूज़ करने जा रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को। आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कैरिंग करंट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट ना। अगर मान लो कोई वायर है, ये रहा वायर आपका, जिसमें आई करंट मूव कर रहा है। एक्चुअली क्या कि पूरे कंप्लीट वायर के लिए हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू नहीं पता। जब भी ऐसा फिजिक्स में आपको पता होगा, जब भी ऐसा टर्म आता है क्या करते हैं, छोटा सा लेंथ सेलेक्ट करते हैं और छोटे से लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर पूरे को ऐड करते हैं। फिजिक्स में सिंपल, आपको पता है सबसे सिंपल तरीका यही करने का होता है। हमेशा क्या करते हैं, छोटा सा पहले लेंथ सेलेक्ट करेंगे और लेंथ सेलेक्ट करने के बाद उसको फिर क्या करेंगे, ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लो इस डी डिस्टेंस पे निकालने बोल रहा है कि डी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। थंब को ओपन की किसकी तरफ, वायर की तरफ, डी की तरफ अपना फिंगर ओपन किए, तो पाम कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब कहने का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हमारा डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा, बट कितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये नहीं पता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करेंगे, वाई पे जाकर, मान लो वाई पे जाकर डी वाई लेंथ को एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे। सबसे पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना हमारा θ1 और ये एंगल कितना θ2, ये बात आपको पता होना चाहिए। देख लो, ये टॉप एंगल बना रहा है θ1 क्लॉकवाइज, एक बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज θ1 एंड θ2। इस बात को हमेशा ध्यान रख, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये इसी अकॉर्डिंग आएगा। एक आपका है क्लॉकवाइज, ठीक है, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, एंगल जब भी मेजरमेंट करना है तो हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर लाइन से ही मेजरमेंट करना है। जो वायर आपको दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है ना, तो एंगल हमेशा इसी से मेजरमेंट करेंगे। तो ये एंगल इसके एंड पे पहुंचेगा तो घुमाना स्टार्ट करो। तो कैसे घुमाओगे, आप इसके परपेंडिकुलर लाइन पे जाओगे और घुमाते चले जाओ, एंगल घुमाते जाओ, कब तक, जब तक उसके एंड वाला लाइन ना मिल जाए। तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, θ2। फिर से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करो, टॉप पे बढ़ना स्टार्ट किया, बॉटम एंड था, ये टॉप एंड था, फिर परपेंडिकुलर लाइन पे गए, ऊपर बढ़ना स्टार्ट किए, कब तक बढ़ना स्टार्ट किया, जब तक हमारा टॉप एंड का हमारा लाइन ना मिल जाए। तो इसको बोल देंगे θ1। तो हमने क्या किया, डी वाई पे जाकर डी वाई लेंथ को हमने सेलेक्ट किया, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हुआ, तो बोल सकते हैं कि इसका भी 2 एंड दिख रहा है, तो इसका 2 एंड दिखेगा तो बोलेंगे, मान लो ऐसे कि ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन ऐसे बोल देंगे कि थीटा पे जाकर हमने डी थीटा एंगल सेलेक्ट किया। ऐसे ही बोल सकते हैं। कैसे, हमने थीटा पर जाकर छोटा सा एंगल, अगर डी वाई लेंथ छोटा सा ले रहे तो एंगल भी कितना, डी थीटा मिल गया हम लोग को। नाउ अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल जो आपका जो वैल्यू आता है उसको पहले लिख लो यहाँ पे। अगर डी है, ये वाई है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे कर लो आप, है ना, यहाँ पे साइड में कर लो, ठीक है। ये डी है, ये वाई है, ये मान लो थीटा है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, डी से एक थीटा, इसको मान लो आर। अच्छा, अब आर क्या होता है ये भी समझ लो। आर का मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे वायर के जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो और जहां से निकाल रहे हो उसके बीच के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। डी क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी बोलते हैं। इस बात को याद रखना। तो ये बन जाएगा हमारा आर क्या, डी सेक थीटा। ये मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर होगा आपको कैसे निकाले। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो आपका आर कितना आ गया, डी सेक थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अप्लाई कर लिया यहाँ पे, सेक थीटा सॉरी, हो जाएगा इसका आंसर। 9 हमें पूरा वैल्यू निकालना हम लोग को पहले यहाँ पे। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, देख लो। तो फॉर्मूला क्या होगा बायोट-सावर्ट लॉ से, तो क्या बोलते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब,
कोई दिक्कत यहाँ पे ना। ये आपका डी एल क्रॉस है, सॉरी, तो यहाँ पे डी एल के प्लेस पे कितना पुट कर रहे हैं, डी वाई पुट कर रहे हैं, डी वाई क्रॉस आर। तो डी वाई कितना होगा पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो वाई तो हम लोग को पता ही ना, तो वाई कैसे निकलेगा, देखो वाई निकालने के लिए tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में डी, तो यहाँ पे सॉरी डी, तो वाई कितना होगा, वाई इक्वल टू डी tan थीटा, तो डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई बन जाएगा आपका डी सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ये आपका सिंपल हो गया। तो ये डी वाई वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। आर वैल्यू कितना है, आर आपका है डी सेक थीटा, यहाँ पुट करना है, यहाँ भी सेम टू सेम आर पुट करना है, सॉल्व करना, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। नाउ तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, इसको इरेज कर लेते हैं। आप चाहो तो पहले इसको कॉपी कर लो, इसको इरेज कर रहे हैं, या फिर हाँ इसी को इरेज कर लेते हैं, देख लो। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू आएगा क्या आएगा, देखो, सो वी गेट डी बी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, बिकॉज छोटा सा पोर्शन था ना, तो छोटे से पोर्शन क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, कॉन्स्टेंट हमको बाहर कर लेंगे। नाउ डी वाई कितना हमारा, डी वाई हमारा डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। नाउ आर कितना हमारा, डी सेक थीटा हो गया। नीचे कितना, आर क्यूब, मतलब डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। चेक कर लो एक बार, सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कैंसिल, बिकॉज ऊपर भी सेक 3 हो गया, नीचे भी सेक 3 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा एक बात और, सॉरी, डी वाई क्रॉस आर को क्या लिखोगे, डी वाई क्रॉस आर को क्या लिखोगे, डी वाई आर साइन थीटा लिखोगे। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा वैल्यू के मौका छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक साइन थीटा वैल्यू यहाँ पे को देना पड़ेगा बस, बिकॉज आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, सो वी कैन राइट हियर डी वाई क्रॉस आर इक्वल डी वाई आर साइन थीटा। नाउ अब देख लो यहाँ पे, तो डी ऊपर 2 है डी, तो d1 d2 डी स्क्वायर, नीचे डी क्यूब, एक डी बाहर आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया, फुल इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से पोर्शन क्या होगा, पूरा b बन जाएगा। नाउ ये क्या हो गया आपका, इसको बाहर कर लो कांस्टेंट को, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक डी बच जाएगा आपका ये, तो ये बच जाएगा डी बच गया आपका, ठीक है। बाकी सब टर्म कैंसिल है, बचा क्या, साइन थीटा एंड डी थीटा, साइन थीटा एंड डी। अच्छा एक बात और, डी बाई आर साइन थीटा, बट एंगल यहाँ पे जो होगा आपका ये होगा एंगल 90 प्लस थीटा, माई मिस्टेक, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे लिखना आपको साइन थीटा नहीं, आपको लिखना है साइन 90 प्लस थीटा एंगल होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है आपका, कॉस थीटा। सो वी गेट आंसर इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, आपको पता है कि एंगल 2 लेके चल रहे थे, एक थीटा 1 एक थीटा 2, तो एक एंगल ऊपर जाएगा तो बोल देंगे थीटा 1 प्लस में, एक एंगल नीचे जाएगा तो बोल देंगे माइनस थीटा 2 बोल देंगे। इसका मतलब एंगल कहाँ से कहाँ लेना है आपको, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक आपको एंगल लेना है, ठीक है। या फिर इसको उल्टा करना है तो उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, एंगल ऐसे कर लो, थीटा 2 यहाँ कर लो थीटा 1, बात यहाँ पे एक ही हो जाएगा। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारा, बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, आपका आंसर आएगा फाइनली साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो मेनली आपको रिजल्ट यही याद रखना था, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तो आप चाहो तो कहीं भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने लॉजिक समझा दिया आपको कि लॉजिक कैसे यूज़ करना। बेसिकली आपको ये y निकालना था, y से dy निकालना था, r निकालना था, और एंगल आपको ये चूज़ करना था। तो एंगल साइन 9, मुझे पता है dl क्रॉस r था, dl क्रॉस r dl और साइन थीटा होता है, बट साइन 90 प्लस थीटा बन जाता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का बेसिकली इंटीग्रेशन करना था, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा जब यूज़ करोगे तो एक बन जाएगा प्लस, इसकी वजह से आगे माइनस की वजह से प्लस, एक आपका प्लस आ जाएगा, तो दोनों आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। नाउ तो मेनली आपको ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है। तो किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आता है म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको दिमाग में फिक्स कर लो। अब देखो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो एक्चुअली आपके पेपर एग्जाम में IIT नीट में आता है। तो देख लो यहाँ पे। अब तो होप करते हैं यहाँ तक आपका लॉजिक क्लियर होगा कि कैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया चीज़ों को और कितना हमारा आंसर अभी तक आया है। अब देखो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हम अगर हम चाहें तो ट्राइंगल्स के लिए, स्क्वायर के लिए, या एक सिंगल लाइन के लिए, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं आपका लाइक इन्फिनाइट वायर के लिए। इन्फिनाइट वायर एक्चुअली होता क्या है, तो इन्फिनाइट वायर आपका एग्जिस्ट तो करता है नहीं, लेकिन अगर बोले आपको इन्फिनाइट कैसे बोलेंगे। अगर मान लो मैंने बोला कि आपका 5 मीटर का वायर है, 5 मीटर का वायर है और निकालने बोल रहा है आपको 0.0001 सेंटीमीटर पे निकालने बोल रहा है, तो 0.001 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इन्फिनाइट बन जाएगा। इन्फिनाइट वायर एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज हम जो रियल लाइफ में जीते हैं कभी इन्फिनाइट वायर एग्जिस्ट नहीं करता। बट इन्फिनाइट वायर का मतलब हुआ कंपेयरिंग वैल्यू। अगर आपका ये लेंथ जिसमें वो करंट मूव कर रहा है 5 मीटर का है और जिस यहाँ पे निकालने बोला जा रहा है 0.0001 सेंटीमीटर पे निकालने बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन्फिनाइट वायर बन जाएगा। इन्फिनाइट वायर केस में जब हमेशा याद रखना, आप जब इन्फिनाइट वायर हो तो एंगल हमेशा आपको कितना लेकर चलना है,
एंगल हमेशा आपको 90 डिग्री लेकर चलना है, ठीक है। ये लॉजिक पता भी होगा मेरे ख्याल से क्यों ऐसा होता है। बिकॉज सपोज करो कि मान लो मुझे टॉप पे देखना है, तो अगर मान लो यहाँ से देखना चाहते हैं तो ऊपर देखने का एंगल कितना मूव करना पड़ेगा, बिकॉज इससे एंगल यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल यहाँ से देखते हैं। तो जब यहाँ से ऊपर देखोगे तो एंगल कितना बनेगा, हमेशा आपका 90 डिग्री बनेगा। ये सरफेस हो गया, ऐसे देख रहे हैं एंगल, तो एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो इन्फिनाइट वायर के लिए फिलहाल उसको याद ही कर लो, जब भी इन्फिनाइट वायर दिख जाए तो एंगल हमेशा आपको कितना देना है, ऑलवेज आपको एंगल 90 डिग्री ही देना है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, देख लो। दो बातें आपको समझाए थे कि वहां पे कि हमेशा जो एंगल लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो सपोज करो कि हम एक वायर दिया है ऐसे आई करंट, ओके, और मान लो मैंने यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ पे सपोज करो ए, ठीक है, ये आपका ए है और यहाँ पे निकालना है आपको, ओके। और ये सपोज करो आपका एंगल यहाँ पे कितना दे दे, आपकी मर्जी, ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। तो बताओ इस वायर के लिए इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहली बात समझो बात को, आपको हमेशा जब भी निकालना होता है तो दो पोर्शन एंगल चूज करना होता है, एक टॉप एंड के लिए एक बॉटम एंड, एक टॉप एंड एक बॉटम एंड चूज करना होता है। मतलब कहाँ से, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से चूज करना होता है। तो मुझे पता है कि ये लेंथ तो इस वायर का परपेंडिकुलर है नहीं, बट हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बोल देंगे हमारा कैसा हो गया, ये मिल गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉ करना, अब एंगल यहाँ से चेक करना आपको, तो एक एंगल यहाँ से चेक करेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, क्लियर है। एक जाएंगे क्लॉकवाइज, एक जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। अच्छा एंगल मान लो सिंपल से हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पहले तो मान लो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, तो ये पोर्शन अगर ए है, ये 37 है मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की कितना हो जाएगा 53, फिर ये दोनों परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 37, तो ये फिर से कितना होगा 53 डिग्री। अब मुझे पता है 90 तो कितना हो गया 37 डिग्री। तो ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस 37, तो डी कितना मिल गया, ये मिल गया ए कॉस 37 डिग्री। लॉजिक क्लियर है। तो डी हम लोग को मिल चुका है cos 37 डिग्री। तो एंगल कितना बनाया, ये बनाया 37 डिग्री बनाया, क्लियर है। अब अगर मान लो ये आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये वायर कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया, तो डी एंगल 2 कितना हो जाएगा 90, तो बी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू बोलो, μ0 I अपॉन में 4 पाई डी, और डी कितना है, ए cos 37, ए cos 37 इंटू साइन थीटा 1, थीटा 1 कितना है, ये रहा थीटा 1, आपका कितना एंगल बनाया थीटा 1 यहाँ से क्लॉकवाइज ने 37, तो बोलेंगे साइन 37 प्लस साइन 90। अच्छा एक बात और, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पोर्शन तो आपका क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, तो ये पोर्शन कैसे लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 37, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन 37 डिग्री। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। एक और सिंपल क्वेश्चन देते हैं पहले आपको। तो मान लो आपका ये वायर है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको निकालना है, ये मान लो ऐसे आपका है एक 30, ऐसे कर लो आप, ये 30 ले लो और ये भी 30 डिग्री ले लो, ऐसे कर लो, सिंपल कर लेते हैं पहले। देखो तो पहला चीज़ यहाँ पे दे रखा है रेफरेंस पॉइंट जो आपका एंगल 90 बना रहा है, मतलब आपका जब भी निकालना है तो वायर से आपको चेक करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहीं से एंगल मेजरमेंट करना है। तो पहले बॉटम पे गए क्लॉकवाइज, तो क्या मिला हम लोग को 30 डिग्री। अगर यहाँ पे जाएंगे, अच्छा बॉटम पे क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो ये ऐसे गए तो ये वाला एंगल था क्लॉकवाइज और ये एंगल था आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो बॉटम वाले पे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ये बॉटम ये रहा, टॉप ये रहा, ठीक है। तो टॉप वाले से क्या करेंगे, एंगल कैसे लेना है हमेशा आपको, तो एंगल आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजरमेंट करना है। तो जो घूमना स्टार्ट करो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे गए, ठीक है, और टॉप पे जाओ, तो ये आपका पहले से 30 डिग्री है, ठीक है। ऐसे मूव करना स्टार्ट किए, मूव करना स्टार्ट, जब तक टॉप एंड ना दिख जाए, चलना स्टार्ट किए, 30 यहाँ मूव किए, 30 यहाँ मूव किए, कितना एंगल मूव किए, तो टॉप बना रहा है 60 डिग्री, क्लियर है। नाउ अब इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर लिए और कहाँ तक जाएंगे आपको, ये जाएंगे आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक, ये मूव करना स्टार्ट किया, कितना मूव किया आपका -30 डिग्री। इसका मतलब एक थीटा 1 आ जाएगा आपका -30 डिग्री एंड थीटा 2 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो वैल्यू फिर से पुट कर लो सेम टू सेम, μ0 I अपॉन 4 पाई डी साइन -30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो एंगल एक्चुअली आपको ऐसे ही निकालना होता है। इस बात को ध्यान देना कि जब भी आपको एंगल निकालना, दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको हम कि डी से ही जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे एंगल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, एक बार टॉप की तरफ बढ़ेंगे, एक बार बॉटम की तरफ बढ़ेंगे, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ थीटा। कभी मिस्टेक मत करना इस चीज में कि जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। अब देखो 2-3 क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, दिस द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सेंटर पे निकालने बोल रहे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मान लो आपका ये एंगल मुझे पता है 60 डिग्री होता है, तो सेंटर पे निकालेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर लाइन निकालना होता है ना। तो ये आपका ए था, पूरा साइड कितना था ए,
ठीक है। अब मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कितना हो जाएगा, ये a/2, तो ये आपको निकालना है। तो ये आपको चाहिए, एंगल पता है और ये पोर्शन पता है, मतलब क्या पता है, P और B का रिलेशन, तो क्या बोलोगे, tan 30 इज इक्वल टू, इसको x d मान लेते हैं, d अपॉन में a/2, तो 1/√3 इज इक्वल टू d अपॉन में a/2, ठीक है। तो d कितना आ गया आपका, d आ गया आपका a/2√3। होप करते हैं आपका लॉजिक क्लियर होगा ना। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इन द सेम वे इसका भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लॉजिक क्लियर है, आई बात समझ में? अच्छा, तो कितना पुट, एक तो क्लॉकवाइज है, एक तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई, ठीक, करंट मान लो आई है इसके अंदर, म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd। अच्छा, डी कितना पुट करोगे आप, डी आपका a/2√3। ओके, क्लियर है। नाउ इन द सेम वे साइन 60 प्लस साइन 60 इंटू कितना कर लोगे 3, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप डायरेक्टली चाहो तो इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये समझ आ गया आपको? मान लो आपका एक सेमी इन्फिनाइट वायर है, मतलब ये इधर इन्फिनाइट चला गया, ये वायर है, इस पॉइंट पे निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो मान लो आपका ये डी है, तो मैंने क्या बोला, जब भी इन्फिनाइट दिख जाए तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। डायरेक्टली 90 पुट करना है आपको यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई, इसमें आई करंट मान लो फ्लो कर रहा है, तो 4π, ठीक है, ये डी डिस्ट्रीब्यूटेड है डी। अच्छा, तो एक एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली आपका, म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd। तो आपको याद रखना, सेमी इन्फिनाइट वायर का आंसर हमेशा यही आता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। सेमी इन्फिनाइट, तो एक इन्फिनाइट पे चला गया, एक आपका यहीं पे, तो इसलिए एंगल कितना हो गया उसी पे रखा हुआ था 0 डिग्री, इन्फिनाइट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपन 4πd, एक एंगल आपका क्लॉकवाइज वाला, एक एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो ये तो मुझे पता है 0 डिग्री, ये वाला कितना है 90 डिग्री, पुट कर दिया, आंसर आ गया कितना, म्यू नॉट आई अपन 4πd। अगर मान लो फुल्ली इन्फिनाइट है, टोटल इन्फिनाइट है, दोनों तरफ से इन्फिनाइट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो देख लो, इसका भी पुट कर लो, देखो कैसा आंसर आता है। ये मान लो आई वायर, आई करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, ये गया इन्फिनाइट पे, ये भी गया इन्फिनाइट पे, इसका मतलब θ1 एंड θ2 दोनों कितना हो गया इस पर 90 डिग्री। तो यहाँ कितना पुट कर लोगे 90 डिग्री। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd इंटू 1 + 1, दैट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd। होप करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा लॉजिक यहाँ पे कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर और एंगल जब भी मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ से, हमेशा डी से मेजरमेंट करते हैं। आपका हमेशा इस वायर, जो भी वायर रहेगा उसका पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, उसका टॉप एंड बॉटम एंड पे जाओ, एक बार क्लॉकवाइज जाओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द एक्चुअल एंगल। दोबारा बता दे रहे हैं, मतलब मान लो ऐसे आपका है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है, सपोज करो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये मान लो एंगल दे रखा है आपका ये 30 डिग्री, और ये मान लो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 30 डिग्री। तो मैंने बोला बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस आई करंट ऑफ वायर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। तो एक क्लॉकवाइज गया, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉप वाला जाता है आपका क्लॉकवाइज एंड बॉटम वाला जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉप वाला क्लॉकवाइज आए कितना होगा θ1 60 डिग्री। कहाँ से एंगल लेना, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमेशा एंगल लेना है। और जब बॉटम वाले से देखेंगे तो क्या हो गया आपका, उल्टा चल रहे हैं, तो क्या होगा θ2 हमारा -30 डिग्री। बस ये θ1 θ2 पुट कर दोगे यहाँ पे, बाकी तो वैल्यू सेम रहेगा, आंसर आपका डायरेक्टली आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख लेते हैं। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका कौन सा पोर्शन, लाइक सर्कुलर वायर रहेगा। अगर वायर, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, उस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक आपका स्ट्रेट वायर के लिए मैंने समझा दिया, स्ट्रेट वायर के लिए आंसर कैसे होना चाहिए। तो देखते हैं स्क्वायर के फॉर्म में कैसा आता है फॉर्म में। अगर मान लो एक पास स्क्वायर फॉर्म है जिसमें आई करंट फ्लो किया, तो आई करंट बाहर निकला, सेंटर पे मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे कि जितना करंट जाए किसी सर्किट के अंदर, जितना करंट अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर एंटर करेगा। अब करंट यहाँ पे हुआ क्या, करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब मान लो आपका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ए साइड का स्क्वायर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमें चारों के लिए निकालना है, ऐसे गया, ऐसे गया और फिर ऐसे गया। अब देखो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इसके लिए निकाल लेंगे, एक के लिए निकाल कर इन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसके लिए अलग से निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखते हैं कितना आंसर आता है। देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसके लिए निकालते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता चुके ऑलरेडी कि हमेशा अगर आपका करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, उसका मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग वायर की लाइन में आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने आ जाए, उसका बी वैल्यू हमेशा 0 हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी निकालते हैं तो डी डिस्टेंस पे ऐसे परपेंडिकुलर निकालते हैं, बट इसी लाइन पे कितना हो जाएगा? बी हमेशा 0। तो क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी कि आपका मान लो लाइन के अंदर स्ट्रेट वायर में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के लिए तो 0 हो गया। बचा क्या? ये 4 पोर्शन बचा। तो इसके लिए पहले निकालते हैं। मान लो आई करंट यहाँ था, तो अब इसी बात है करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको कितना पता होगा। तो ये सिंगल एक ही में फ्लो किया तो 4 पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 पार्ट दिखा, मतलब 4 पार्ट में तो 3 पार्ट इसके पास है, 1 पार्ट इसके पास है, तो ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा, हो जाएगा 3I/4। ये 3 पार्ट आपस में ऐड कर लेगा तो I/4 एंड I/4 चला गया। कोई दिक्कत? अच्छा, तो देख लो यहाँ पे ऐड कर लो ना, यहाँ पे ऐड कर लो, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लो। हमेशा I/4 प्लस 3I/4 कितना हो जाएगा? I बाहर निकल जाएगा, मतलब हमारा फॉर्मूला भी लॉजिक भी सही है यहाँ पे। अब देखते हैं कितना होगा, पहले इसके लिए देखते हैं। तो सेंटर पे बताओ, यहाँ पे इस चीज़ के लिए बताओ, ठीक है। अब देखो तो ये एंगल कितना होगा? 45, ये एंगल कितना होगा? 45। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस लेकर यहाँ पे चलेंगे। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका? पहला चीज़ इसके लिए बताओ, तो बी वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट वायर के लिए μ0I/में 4πd। पहले बार d कितना है मुझे पता है, पूरा a है तो ये हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा? आधा। तो d कितना हो जाएगा? a/2। नाउ साइन ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। करेक्ट। ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। ये भी कितना हो जाएगा? 45। क्योंकि आपको पता है ना कि साइड स्क्वायर है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा? हमेशा ये डायगोनल 45 बनाएगा। तो कितना हो गया? साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री हो गया। तो ये एक वायर के लिए 3 वायर कितना हो जाएगा? इंटू 3। ये आ गया हमारा किसका आंसर? ये आ गया हमारा इन तीनों वायर की वजह से का आंसर। नाउ इसके लिए सिंगल निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा? तो B = μ0I/में 4π। अब इसके लिए चेक कर लो, इसका भी डिस्टेंस कितना लेके चलेंगे? a/2। क्लियर है? अच्छा, इसमें करंट कितना? 3I/4। करंट कितना है इसका? 3I/4। और यहाँ था I/4, सॉरी यहाँ पे था I/4। तो यहाँ करंट था I/4, यहाँ 3I/4। नाउ अब क्या? फिर से एंगल सेम, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अगर थोड़ा गौर से देखोगे ना तो इस 3 को अगर अंदर लेके आएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 3I/4 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन क्या आ गया? दोनों इक्वेशन सेम टू सेम आ गया। और डायरेक्शन कैसा? दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड आंसर कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज डायरेक्शन दोनों क्या है? उल्टा है, इसलिए। तो आप देख सकते हो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका टोटल इन तीनों का समेशन का डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट आने वजह से दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। तो नेट भी कितना आ जाएगा? 0। तो होप करते हैं आपका कि लाइक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना आप सीख गए। हमेशा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट था, एंगल कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? तो किसी भी वायर के अंदर हमेशा एंगल उसके परपेंडिकुलर लाइन से मेजरमेंट करते हैं। एक आपका क्लॉकवाइज बॉटम की तरफ, एक आपका टॉप की तरफ, इसको घुमाओगे तो आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, उस तरह से आपको एंगल मेजरमेंट करना है। बस आपको वैल्यू हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि B = μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2, बस इतना ही करना है, हर जगह अप्लाई करना है, आंसर आपका डिट्टो सेम हमेशा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए? सर्कुलर वायर के लिए, कि सर्कुलर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए और बढ़िया से वीडियो बना के लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।